हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 14 मई और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो या बाकी कोई से भी एग्ज़ाम हो। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि है किससे रिलेटेड, जो कि है जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड। जो एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप हुई, एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप, उसमें सृष्टि खांदागले नाम की जो एक प्लेयर है, उन्होंने अपना नाम जो है इतिहास में रच दिया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ मेडल। जी हाँ, पहली कोई ऐसी इंडियन है जो कि इस वाले चैम्पियनशिप में एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैम्पियनशिप में कोई मेडल लेके आई हैं। इन्होंने मिला है सिल्वर मेडल इन विमेंस इंडिविजुअल एज ग्रुप कैटेगरी, और ये कहाँ पे हुआ था, तो हांगकांग में हुआ था। तो ट्रैम्पोलिन एक तरीके का एक वो आपने देखा होगा, कुछ होता है स्ट्रक्चर सा जिस पे आप जंप कर सकते हैं। वैसे फिर जिम्नास्टिक्स परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि भाई ऐसा कुछ इमेजिन कर लेना, जिम्नास्टिक्स में बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना बॉडी, और इनकी तो इतनी फ्लेक्सिबल है कि पैर हाथ जिसकी बात करें पूरे कंधे गले तक आ रहे थे। तो कंधा गले इस तरह से कुछ एसोसिएट कर लेना। और उसके बाद ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं तो हांगकांग 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 ऐसे जंप करते हुए कोई ऐसे बोल रहा है, उस हिसाब से हांगकांग हमें याद हो जाएगा। एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप में इन्हें सिल्वर मिला। आई थिंक ये याद हो जाएगा। ऑल राइट, बढ़े आगे, सिंपल था। अब आ जाए सुरजीत पत्तर। ये एक काफ़ी रिनाउंड पंजाबी पोएट थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। इनफैक्ट इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, और इतना इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। ऐसे याद रख सकते हो, ये इतनी मीठी कविताएं लिखते थे, इतना अच्छी लिखती थी, एकदम सुर ताल में। और किस पे लिखते थे, तो पत्थर पे लिखते थे। वैसे पत्थर पे नहीं लिखते थे, लेकिन हमें याद करने के लिए करना पड़ेगा, और उसी से सबका दिल जीत लेते थे। तो सुर से दिल जीत लिया, सुरजीत पत्तर। और सुरजीत नाम भी पंजाबी टाइप लग रहा है, तो पंजाबी पोएट है, और ये अभी नहीं रहे। ऑल राइट, ये याद हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ईदा शीशा नोंगग्रेंग। अब ये मुझे नहीं पता कि इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और रॉन्ग, मगर हमें नाम से मतलब है, स्पेलिंग याद आ जानी चाहिए और एग्ज़ाम में याद आ जानी चाहिए, ठीक है। ये बनी है मेघालय की पहली विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ, यहाँ पे आएगा ऑफ पुलिस, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और ये खासी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको बिलोंग करती हैं। और ये पहली मेघालय की विमेन डीजीपी बनी है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डीजीपी वगैरह का काम होता है वही लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन करना। कोई भी गैंग वगैरह नहीं बनाए, कोई भी क्राइम वगैरह नहीं करे। गैंग से ग्रैंग हो जाएगा। कोई भी नो गैंग, कोई गैंग नहीं बनाएगा। और अपने हाथ में शीशा लेके चेक करेंगी ये। हालांकि शीशा लेके कोई चेक नहीं करता, लेकिन हमें याद करने के लिए कुछ सिली सी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, वरना याद नहीं रहते ये सारे नाम, है ना। इधर शीशा नॉन रिंग। अब मैंने इतनी सिली सी स्टोरी सुनाई है, तब तो याद रह ही जाना चाहिए, राइट। और वहीं पर बात करें मेघालय की कैपिटल की, तो शिलोंग है, जो कि हम बचपन से याद करते आ रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो कॉनराड सैंगमा है, ठीक है, सिंपल है। बड़े आगे। अब आते हैं दोहा डायमंड लीग पे। दोहा डायमंड लीग में हमारे जो इंडिया के नीरज चोपड़ा हैं, उन्हें सिल्वर मिला है। जी हाँ, उनका बेस्ट थ्रो रहा 88.36 मीटर का। वहीं पे फर्स्ट जो गोल्ड मिला है, वो मिला है जैकब वादलेज को, जो कि चेकिया से है, या फिर इसको चेक रिपब्लिक भी बोलते हैं, कंट्री है चेक रिपब्लिक, वहाँ से है। और इनका बेस्ट थ्रो रहा 88.38 मीटर का, यानी कि 2 ही सेंटीमीटर का फ़र्क है इन दोनों में, देखो, है ना। 2 सेंटीमीटर से हम थोड़ा पीछे रह गए और हमें सिल्वर मिला। नीरज चोपड़ा तो बहुत फेमस नाम है, आई थिंक सबके मुंह पे होगा। और डायमंड पे कुछ सिल्वर की पॉलिश हो रखी है, ऐसा कुछ इमेजिन कर लेना। इसलिए हमें सिल्वर मिला दोहा डायमंड लीग में। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे मालदीव्स पे। इंडिया ने एक्सटेंड किया बजटरी सपोर्ट ऑफ $50 मिलियन टू मालदीव्स थ्रू ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय मालदीव्स। तो मालदीव गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से हमने उनको कुछ बजटरी सपोर्ट दिया।
और ये किस हिसाब से दिया, तो कुछ सिक्योरिटी टाइप होते हैं जो कि इशू करती है गवर्नमेंट, जिन्हें ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, और उसे सब्सक्राइब जब करते हैं तो उससे फिर इशूअर को पैसा मिलता है। हमें तो सिंपल सी बात याद रखनी कि भाई हमने उन्हें पैसे दिए, सिंपल, ठीक है। अब ये तो इसमें तो कुछ याद कराने का है नहीं, सिंपल सी बात है। और कैपिटल है मालदीव्स की माली, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। और मालदीव्स भी आई थिंक काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो ये तो डायरेक्ट चीज़ें याद होनी चाहिए किसी भी हाल में। बढ़ते हैं आगे, फिर आते हैं कोल्ड लावा की तरफ। अब इंडोनेशिया में हम सब जानते हैं काफ़ी सारे वोल्केनोज वगैरह इरप्ट होते रहते हैं, क्योंकि वो पैसिफिक जो रिंग है उस पर लाई करता है, यानी कि जो काफ़ी बहुत ही अनस्टेबल वाला, जो जोग्राफिकली अनस्टेबल रीजन है वहाँ पे वो लाई करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वॉल्केनोज काफ़ी इरप्ट होते हैं। सो माउंट मरापी नाम का वॉल्केनो है, काफ़ी फेमस है, जो कि सुमात्रा आइलैंड पे पड़ता है इंडोनेशिया की। वो काफ़ी इरप्ट होता रहता है, लेकिन अभी क्या हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन्स हुई, जिसकी वजह से काफ़ी भयंकर फ्लड्स आए वहाँ पे। और उससे हुआ क्या, जो कोल्ड लावा वहाँ पे था और मड वगैरह जो था वो फिसल के बहुत तेज़ी से जो है वॉल्केनो से नीचे आया, जिससे कि 41 लोगों की डेथ हो गई। तो इसलिए हमें कोल्ड लावा पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। उसको लहर भी बोलते हैं कोल्ड लावा को। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वोल्केनिक मटेरियल एंड पेबल्स दैट फ्लो डाउन अ वोल्केनो स्लोप्स इन द रेन, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो याद हो ही जाना चाहिए, कोल्ड लावा नाम से ही समझ में आ रहा है। और इंडोनेशिया फेमस है ही वोल्केनोज के लिए, तो हमें ये भी याद हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर की तरफ। चाइना बन चुका है हमारा इंडिया का सबसे बड़ा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। पहले यूएस था, लेकिन अब चाइना है। उनके साथ हमारा ट्रेड है 118.4 बिलियन का, ठीक है। और ये डेटा हमें कहाँ से मिला, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल ट्रेड पे जो रिसर्च करे वो वाला इंस्टीट्यूट। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े बाय 8.7% और इम्पोर्ट भी बढ़े, लेकिन इम्पोर्ट थोड़े कम बढ़े बाय 3.24%। और यूएस के साथ हमारे एक्सपोर्ट थोड़े कम हुए, इम्पोर्ट थोड़े बढ़े। और हमारे मेन सेक्टर्स जो हैं जहाँ पे हेल्दी ग्रोथ देखी गई एक्सपोर्ट्स में, तो वो है आयरन ओर, कॉटन, यार्न, हैंडलूम, स्पाइसेस, फ्रूट, वेजिटेबल वगैरह, इस तरीके के। हमारे मेन मुद्दे की बात है कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन चुका है, चाइना, है ना। सो ये भी सिंपल था, ये भी याद हो ही जाएगा। बढ़ते हैं चाबहार पोर्ट की तरफ। काफ़ी फेमस पोर्ट है और बार बार न्यूज़ में रहता है। आई थिंक नाम सबको पता होगा, नहीं पता तो आज ध्यान में रख लो कि ये ईरान का पोर्ट है। और उसे ऑपरेट करने के लिए इंडिया ने जो है ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई 10 साल हम इसे ऑपरेट करेंगे, तो हमारे अंडर ही रहेगा। और किस किस के बीच हुआ है, तो इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, और जो कि इंडिया की कंपनी है, और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईरान की है, इन दोनों के बीच हुआ है ये डील। अब क्या है ना, देखो पिक्चर में हम देखते हैं इस तरीके का कुछ है, जैसे कि ये रहा हमारा इंडिया और यहाँ पे पड़ेगा ये चाबहार पोर्ट ईरान का, इस जगह ईरान पड़ता है ना। तो इससे एक तो हमें कनेक्टिविटी मिलेगी सेंट्रल एशिया की तरफ, और एक हमारा एक बड़ा कॉरिडोर है जो कि हमें कनेक्ट करता है हमारे मुंबई को पूरा सेंट पीटर्सबर्ग से, जो कि रशिया का है। तो वो जो इतना लंबा कॉरिडोर जा रहा है ना, उससे भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा हमारा ये चाबहार पोर्ट। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कनेक्टिविटी के लिए। और उसके अलावा हमें जो एड वगैरह भेजनी होती है उसमें भी काफ़ी काम आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान है इस जगह, वो तो हेल्प करेगा नहीं हमारी, तो इस वजह से हमें ईरान पे ही रिलाई करना पड़ेगा। सो इसलिए ये पोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। पहले भी हमने 10 साल का एग्रीमेंट किया था, लेकिन सैंक्शंस थे ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाए थे। छोटे छोटे एग्रीमेंट्स थे जिन्हें बार बार रिन्यू करना पड़ रहा था। इस वजह से इन्वेस्टर्स वगैरह रेडी नहीं हो रहे थे वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अब 10 साल का एग्रीमेंट किया है काफ़ी लंबा, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है हमारे ट्रेड वगैरह के लिए। उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, और ये मैंने बता दिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उससे लिंक बैठेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन पे हमारा रोल पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन एड हम भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टाइम वगैरह काफ़ी कम हो जाएगा, हमारी सिक्योरिटी
जो हमारी एनर्जी वगैरह जो है, हमारे ऑयल वगैरह हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो जब इंपोर्ट रूट्स अलग अलग जगह से हमारे होते हैं, कोई एक जगह पे हम रिलाई नहीं करते, तो हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बढ़ जाती है, एनर्जी सिक्योरिटी। उसके अलावा जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस तो बढ़ेगा ही। मुद्दे की बात हमें याद रखनी कि ईरान चाबहार का पोर्ट है और अब इंडिया के अंडर रहेगा 10 साल तक। और इतना ही था आज के सेशन में। आज की सिंपल न्यूज़ थी एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।